1968 में भारत के पास एक भी ऐसी एजेंसी नहीं थी जो दुश्मन की सरहद के उस पार से खबर ला सके। और सिर्फ 6 साल बाद उसी खुफिया तंत्र ने एक पूरे देश का नक्शा बदल दिया। बिना एक भी गोली चलाए जंग का आधा फैसला पहले से तय कर दिया। कैसे? यह सवाल आज भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता, क्योंकि जिस आदमी ने यह किया उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कैमरे के सामने मुस्कुराना भी पसंद नहीं किया। कोई फोटो नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई किताब नहीं जिस पर उसका नाम हो। उसकी मौत के बाद उसने अपने पीछे कुछ गुप्त टेप छोड़े और हिदायत दी कि उन्हें सालों बाद ही खोला जाए। उन टेपों में क्या है ये आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया। उस आदमी का नाम था रामेश्वर नाथ काव, और जो कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है। यह कहानी है कि कैसे एक हार ने एक नई ताकत को जन्म दिया और कैसे उस ताकत ने आगे चलकर एक नए देश को जन्म दिया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो हुआ उसमें एक हाईजैक है जिस पर आज भी बहस होती है। एक महाशक्ति का जहाज है जो सीधे भारत की तरफ बढ़ता है, और एक आदमी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी छाया में रहकर गुजार दी। बात शुरू होती है 1962 से। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारत और चीन के बीच जंग छिड़ी हुई थी। भारतीय सेना डटी हुई थी, लेकिन एक चीज की भारी कमी थी, खुफिया जानकारी। भारत को यह पता ही नहीं चल पाया कि चीन इतनी बड़ी तैयारी के साथ हमला करने वाला है। सीमा पार क्या हो रहा है, कौन सी फौज कहां जमा हो रही है, कौन सी सड़क पहाड़ों में काटी जा रही है, इस सब की कोई ठोस जानकारी भारत के पास नहीं थी। नतीजा सबको पता है, भारत को बुरी तरह पीछे हटना पड़ा। यह हार सिर्फ जमीन की नहीं थी, यह हार भारत की आंखों और कानों की हार थी। एक देश जिसने अपनी आज़ादी के 15 साल भी पूरे नहीं किए थे, उसे यह समझ आ गया कि बिना आंखों के सबसे बड़ी सेना भी अंधी होती है। उस वक्त भारत के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो था, लेकिन वह मुख्य रूप से देश के भीतर की सुरक्षा देखता था। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इसके लिए कोई अलग मजबूत तंत्र नहीं था। प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी इस कमी को बहुत गहराई से समझती थीं। उन्हें एक ऐसी एजेंसी चाहिए थी जो सिर्फ बाहर की दुनिया पर नजर रखे, जो दुश्मन की चाल को पहले से पढ़ ले। और इसके लिए उन्होंने जिस आदमी को चुना वह कोई जाना पहचाना नाम नहीं था। एक चुप रहने वाला, बेहद अनुशासित पुलिस अधिकारी जिसका नाम था रामेश्वर नाथ काव। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस आदमी में ऐसा क्या था जो बाकियों में नहीं था। काव बनारस में पैदा हुए थे, एक कश्मीरी पंडित परिवार में। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंपीरियल पुलिस में की थी और बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हुए वह जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा टीम का हिस्सा बने। यहीं से उन्होंने सीखा कि सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों में कैसे चलना है, बिना शोर मचाए, बिना ध्यान खींचे। जो लोग उन्हें करीब से जानते थे वे कहते थे कि काव में एक अजीब सा सुकून था। किसी भी संकट में उनका चेहरा कभी नहीं बदलता था। 21 सितंबर 1968 को इंदिरा गांधी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को विभाजित कर दिया और एक नई एजेंसी बनाई। नाम रखा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी रॉ। इसकी कमान सौंपी गई काव को। यहाँ से कहानी एक अनोखा मोड़ लेती है। काव के पास न तो बड़ा बजट था, न दशकों का अनुभव वाला कोई ढांचा। उनके पास सिर्फ एक मौका था और कुछ छूने हुए लोग। जो अफसर उनके साथ काम करते थे वे प्यार से उन्हें काव बॉयज कहलाने लगे। यह नाम कैसे पड़ा, इसकी एक दिलचस्प कहानी भी है। बताया जाता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और CIA के पूर्व प्रमुख जॉर्ज बुश सीनियर ने एक बार काव को एक अमेरिकी काउबॉय की मूर्ति भेंट की थी। उसी दिन से
उनकी टीम को मजाक में कानी काव बॉयज कहा जाने लगा और यह नाम हमेशा के लिए चिपक गया। काव की एक खासियत थी, वह कभी तस्वीरें नहीं खिंचवाते थे। वह सार्वजनिक मंचों से दूर रहते थे। उनका मानना था कि एक जासूस की सबसे बड़ी ताकत यही है कि दुनिया उसे जाने ही ना। लेकिन पर्दे के पीछे उनका नेटवर्क इतना बड़ा था कि एक फोन कॉल से दुनिया के किसी भी कोने में हलचल मच सकती थी। अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक, चीन से लेकर यूरोप तक उनके तार हर जगह जुड़े थे। एक साथी अफसर ने बाद में कहा था कि खुफिया जगत एक ऐसा काम है जो सिर्फ बोले गए शब्दों पर नहीं चलता, बल्कि इशारों और खामोशी पर भी चलता है। और इंदिरा गांधी के साथ काव का वही तालमेल था जो शब्दों से कहीं आगे की चीज थी। लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि रॉ की स्थापना के सिर्फ 3 साल बाद इस नई नवेली एजेंसी को एक ऐसा इम्तिहान देना था जिसकी मिसाल दुनिया के खुफिया इतिहास में मुश्किल से मिलती है। और यह इम्तिहान शुरू हुआ भारत के पूर्वी हिस्से से, उस जमीन से जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने भारी जीत हासिल की, इतनी भारी कि नतीजा यह होना चाहिए था कि मुजीबुर रहमान पूरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता और सेना को यह मंजूर नहीं था एक बंगाली नेता पूरे पाकिस्तान पर राज करे। यह उनके अहंकार को सहन नहीं हुआ और मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने एक ऐसा कदम उठाया, इसका नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। अब आता है कहानी का वह हिस्सा जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। पूर्वी पाकिस्तान में सेना ने बेरोक-टोक दमन शुरू कर दिया। निहत्थे नागरिकों पर हमले, गांवों को जलाना, औरतों के साथ बर्बरता, ये सब इतनी बड़ी तादाद में हुआ कि लाखों लोग अपनी जमीन छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। और वे भागे कहां? भारत की सीमा की तरफ। कुछ ही महीनों में 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत में दाखिल हो गए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, हर तरफ शरणार्थी शिविर बनने लगे। जरा सोचिए, 1 करोड़ इंसान अपने घर छोड़कर खाली हाथ सिर्फ जिंदा रहने की उम्मीद में सीमा पार कर रहे हैं। यह सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं था, यह भारत की अर्थव्यवस्था और सीमाओं पर एक ऐसा दबाव था जो किसी भी पल फट सकता था। इंदिरा गांधी के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या भारत सिर्फ तमाशाबीन बना रहे या कुछ करे? लेकिन सीधी सैनिक कार्रवाई का मतलब था एक पूरे युद्ध में कूद जाना जिसके नतीजे का अंदाजा किसी को नहीं था। यहीं पर काव की भूमिका शुरू होती है। 2 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने काव को बुलाया और एक खास समिति बनाने का जिम्मा दिया, जिसमें कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, विदेश सचिव और गृह सचिव शामिल थे। इस समिति को आकलन करना था कि भारत को इस संकट में क्या करना चाहिए। काव की सलाह पर इस समिति ने सुझाव दिया कि भारत को सीधे जंग में कूदने से पहले अंदर से आग सुलगानी होगी, ताकि कोई शून्य न बने जिसमें या तो कट्टरपंथी ताकतें घुस आएं या यह लड़ाई दशकों तक खिंच जाए। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा ऑपरेशन जिसे बाद में काव प्लान कहा गया। योजना सीधी थी मगर बेहद जोखिम भरी। पूर्वी पाकिस्तान में पहले से ही बंगाली लड़ाके मौजूद थे जो फमतेई पाकिस्तानी सेना से बदला लेना चाहते थे। इन लड़ाकों को कहा गया मुक्ति बाहिनी। काव ने तय किया कि रॉ इन्हें सिर्फ हथियार नहीं देगा बल्कि पूरी ट्रेनिंग देगा, संगठन देगा, एक रणनीति देगा। मार्च के आखिर से ही रॉ ने मुक्ति बाहिनी को हथियार, गोला बारूद, संचार उपकरण, राशन और दवाइयां पहुंचाना शुरू कर दिया। भारत पूर्वी पाकिस्तान सीमा के किनारे
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेना के साथ मिलकर गुप्त ट्रेनिंग कैंप बनने लगे। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन जैकपॉट। शुरुआत में यह तादाद छोटी थी, लेकिन जुलाई 1971 तक हर महीने 12,000 लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाने लगी। सितंबर तक यह संख्या 20,000 प्रति माह तक पहुंच गई और दिसंबर आते आते 1 लाख से ज्यादा लड़ाके तैयार हो चुके थे। सोचिए, सिर्फ कुछ महीनों में एक पूरी छाया सेना खड़ी कर दी गई, जिसका कोई औपचारिक झंडा नहीं था, कोई वर्दी नहीं थी, लेकिन जिसके इरादे लोहे जैसे मजबूत थे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ हथियार और ट्रेनिंग का खेल था? नहीं। काव जानते थे कि असली ताकत सिर्फ बंदूक में नहीं होती, बल्कि जानकारी में होती है। रॉ ने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों जगह सरकारी दफ्तरों में बैठे बंगाली अफसरों और कर्मचारियों से चुपचाप संपर्क साधा। ये लोग बाहर से वफादार पाकिस्तानी नागरिक नजर आते थे, लेकिन भीतर से वे अपनी ही सरकार की हर हरकत की खबर भारत तक पहुंचा रहे थे। सेना की हलचल, हथियारों की आवाजाही, अफसरों की बातचीत, यह सब जानकारी मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना तक पहुंचती रही। यह एक ऐसा जाल था जिसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन जो हर तरफ फैला हुआ था। उनमें से ज्यादातर के नाम आज भी अज्ञात हैं। न कोई पदक, न कोई सम्मान, न कोई याद रखने वाला, बस एक खामोश जिंदगी और एक खतरा जो हर पल साथ चलता था। और फिर आता है इस कहानी का वह हिस्सा जिस पर आज भी बहस होती है। एक ऐसी घटना जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान की कहानियां आज तक अलग अलग हैं। 30 जनवरी 1971 की बात है। श्रीनगर से जम्मू जा रहे एक छोटे इंडियन एयरलाइंस के विमान को 2 लोगों ने हाईजैक कर लिया। विमान का नाम था गंगा। हाईजैकर का नाम था हाशिम कुरैशी और उसका साथी था अशरफ कुरैशी। दोनों कश्मीरी अलगाववादी संगठन से जुड़े बताए गए। उनके पास सिर्फ एक नकली पिस्तौल और एक नकली ग्रेनेड था। विमान को लाहौर ले जाया गया। वहां पाकिस्तान में इन्हें हीरो जैसा स्वागत मिला। जुल्फिकार अली भुट्टो खुद एयरपोर्ट पहुंचे हाईजैकरों से मिलने। लेकिन यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। 3 दिन बाद इस विमान को आग लगा दी गई। भारत ने पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया कि यह हाईजैक पाकिस्तान की साजिश थी और नतीजे में अपने हवाई क्षेत्र से पाकिस्तानी विमानों की उड़ान पर पूरी तरह रोक लगा दी। सोचिए इसका असर क्या हुआ। पाकिस्तान के लिए अपने पश्चिमी हिस्से से पूर्वी पाकिस्तान तक सैनिक भेजना था एक बेहद लंबा और मुश्किल काम, क्योंकि सीधा रास्ता अब बंद हो गया था और घूमकर जाने में कई गुना ज्यादा वक्त और ईंधन लगने लगा। कुछ किताबों और रिपोर्टों में यह दावा किया जाता है कि यह हाईजैक खुद रॉ की एक चाल थी कि हाशिम कुरैशी पहले से भारतीय एजेंसियों की पकड़ में आ चुका था और इस पूरी घटना को जानबूझकर रचा गया था ताकि पाकिस्तान पर शक डाला जा सके और उसके हवाई रास्ते बंद किए जा सकें। पाकिस्तान की एक जांच कमेटी ने भी यही आरोप लगाया कि यह भारत की साजिश थी, लेकिन सच यह भी है कि इस दावे की पुष्टि कभी ठोस स्वतंत्र सबूतों से नहीं हो पाई। हाशिम कुरैशी ने हमेशा इस आरोप को नकारा और विकिपीडिया जैसे स्वतंत्र स्रोत इस घटना को कश्मीरी अलगाववादियों का अपना फैसला बताते हैं, रॉ की साजिश नहीं। तो सच क्या है? यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। मगर एक बात तय है, चाहे यह साजिश रही हो या महज एक इत्तेफाक,
इस एक घटना ने पाकिस्तान की सैनिक रसद को बुरी तरह उलझा दिया, ठीक उस वक्त जब पूर्वी पाकिस्तान में तनाव अपने चरम पर था। अब तक की कहानी सुनकर लगता है कि यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई थी, लेकिन असल में यह कहानी एक बहुत बड़े शतरंज की बाजी का हिस्सा बनने वाली थी, जिसमें दुनिया की दो महाशक्तियां भी कूद पड़ीं। जुलाई 1971 में एक खबर आई जिसने इंदिरा गांधी और काव दोनों को चौंका दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर गुप्त रूप से चीन गए थे, बीजिंग में प्रीमियर जो एनलाई से मिलने। यह वह दौर था जब अमेरिका और चीन के बीच दशकों की दुश्मनी पिघलने लगी थी। पाकिस्तान इस गुप्त दोस्ती का पुल बन गया था। इसका मतलब था कि अमेरिका अब किसी भी हाल में पाकिस्तानी सरकार को गिरने नहीं देना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान ही वह जरिया था जिससे अमेरिका चीन तक पहुंचा था। किसिंजर ने दिल्ली में भारतीय राजदूत को सीधे चेतावनी भी दे दी थी कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ती है और चीन पाकिस्तान के साथ आता है तो भारत 1962 जैसी अमेरिकी मदद की उम्मीद न रखे। यानी भारत अब अकेला खड़ा था। एक तरफ अमेरिका और चीन की दोस्ती, दूसरी तरफ करोड़ों शरणार्थियों का बोझ। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत की पूरी विदेश नीति को बदल दिया। 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत संघ के बीच एक 20 साल की शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि की एक लाइन में लिखा था कि अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो दोनों पक्ष तुरंत आपस में सलाह मशवरा करेंगे। जाहिर तौर पर यह एक साधारण सी कूटनीतिक भाषा लगती है, लेकिन असल में इसका मतलब था कि अब अगर चीन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करे तो सोवियत संघ की ताकत भारत के पीछे खड़ी होगी। उसी साल सितंबर में इंदिरा गांधी मॉस्को गईं और सोवियत नेताओं ने सीधे उन्हें भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर सैनिक मदद मिलेगी। नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी वॉशिंगटन गईं निक्सन से सीधे मिलने। उन्होंने आखिरी कोशिश की यह समझाने की कि पूर्वी पाकिस्तान का संकट कोई आंतरिक मसला नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन निक्सन ने उन्हें ठंडे जवाब दिए। किसिंजर ने खुद बाद में लिखा कि निक्सन की उस मुलाकात के बाद की टिप्पणियां इतनी कड़वी थीं कि उन्हें यहां दोहराया भी नहीं जा सकता। जो आगे हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर हमला कर दिया और औपचारिक रूप से जंग का ऐलान हो गया। भारतीय सेना ने जवाब दिया और मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन यह जंग जो दिखने में अचानक शुरू हुई लगती थी, असल में महीनों की खुफिया तैयारी का नतीजा थी। भारतीय सेना के पास सिर्फ हथियार नहीं थे, उसके पास नक्शे थे, ठिकानों की सटीक जानकारी थी, दुश्मन की कमजोरियों की पूरी फहरिस्त थी। कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना को इतनी सटीक खुफिया जानकारी मिली हुई थी कि वह सीधे उस इमारत को निशाना बना सकी जहां पूर्वी पाकिस्तान की कैबिनेट बैठक कर रही थी। जरा सोचिए, एक खुफिया एजेंसी की जानकारी इतनी बारीक हो सकती है कि वह दुश्मन के सबसे ऊंचे फैसले लेने वालों के कमरे तक पहुंच जाए। लेकिन तनाव अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यहीं से कहानी एक बड़ा और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना की बढ़त साफ नजर आने लगी, अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया की धड़कन रोक दी। राष्ट्रपति निक्सन ने अमेरिकी नौसेना के टास्क फोर्स 74 को आदेश दिया बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ने का। इस बेड़े का नेतृत्व कर रहा था परमाणु ताकत से चलने वाला विशालकाय युद्धपोत USS
एंटरप्राइज। यह सीधे तौर पर एक धमकी थी, सैनिक ताकत दिखाकर भारत को रोकने की कोशिश। अब सवाल यह था, क्या एक महाशक्ति का इतना बड़ा कदम भारत के इरादों को बदल देगा? जवाब आया सोवियत संघ की तरफ से। मॉस्को ने अपने नौसैनिक जहाज भी उस इलाके की तरफ भेज दिए, अमेरिकी बेड़े पर नजर रखने के लिए। यानी जो जंग सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच लग रही थी, वह अब दो महाशक्तियों के बीच की भी एक अदृश्य भिड़ंत बन गई थी। हर तरफ दबाव था, हर तरफ बड़ी ताकतें अपनी चालें चल रही थीं। लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। इंदिरा गांधी जानती थीं कि उन्होंने पहले से अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लिया था। उस संधि के जरिए जो महीनों पहले रची गई थी, जंग सिर्फ 17 दिन चली। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ढाका में हथियार डाल दिए। एक नया देश जन्म ले चुका था, बांग्लादेश। जब भारतीय सेना के प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को फोन पर यह खबर दी, तो वे सीधे संसद पहुंची और उन्होंने ऐलान किया कि ढाका अब एक आज़ाद देश की आज़ाद राजधानी बन गया है। उस साल अमेरिका में हुए एक सर्वे में इंदिरा गांधी को दुनिया की सबसे प्रशंसित शख्सियत चुना गया। आज भी 16 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ रुक जाना सही नहीं होगा, क्योंकि अब तक की कहानी सुनकर लगता है कि यह सिर्फ जीत और जश्न की कहानी है, पर असली कीमत किसने चुकाई, यह बहुत कम लोग जानते हैं। मुक्ति बाहिनी के हजारों लड़ाकों ने अपनी जान जोखिम में डाली। आम बंगाली नागरिकों ने अपने घर, अपने परिवार खो दिए, और जो लोग पर्दे के पीछे से यह जंग लड़ रहे थे, रॉ के एजेंट, मुखबिर, संपर्क सूत्र, उनमें से कई का नाम इतिहास की किताबों में कभी दर्ज नहीं हुआ। वे जीते भी तो गुमनाम रहे, हारे तो भी गुमनाम रहे। उनकी कुर्बानी की कोई परेड नहीं निकली, कोई स्मारक नहीं बना। उनके परिवारों को कभी ठीक से पता भी नहीं चला कि उनके अपनों ने क्या किया था और खुद काव का क्या हुआ। जंग के बाद काव दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक किंवदंती बन गए, लेकिन उन्होंने कभी इसका फायदा नहीं उठाया। उन्होंने न कोई किताब लिखी, न कोई बड़ा सम्मान स्वीकार किया। वह अनहा आगे भी काम करते रहे। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ, और उसमें भी काव की रणनीति की एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। लेकिन हर बार उसी तरह अंधेरे में रहकर, बिना किसी श्रेय की चाहत के। 2002 में रामेश्वर नाथ काव की मौत हो गई। न कोई बड़ा सरकारी सम्मान, भी राष्ट्रीय शोक। एक आदमी जिसने एक एजेंसी खड़ी की, जिसने एक देश के जन्म में भूमिका निभाई, वह बिना किसी तमाशे के दुनिया से चला गया। उनके पीछे छोड़े गए वे टेप, जिनकी बात हमने शुरुआत में की थी, माना जाता है कि उनमें बांग्लादेश, सिक्किम और कुछ और बेहद संवेदनशील मामलों से जुड़े राज हो सकते हैं। उन्होंने खुद तय किया था कि वे टेप एक तय समय के बाद ही खोले जाएं। आज तक वह सब पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुआ। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यह कहानी हमें यह बताती है कि इतिहास के सबसे बड़े मोड़ अक्सर उन लोगों के हाथों मुड़ते हैं जिनका नाम हम कभी नहीं जानते। हम फौजी जनरलों को याद करते हैं, हम नेताओं को याद करते हैं, लेकिन जो आदमी अंधेरे में बैठकर वह नक्शा बनाता है जिस पर बाकी सब चलते हैं, उसका नाम अक्सर इतिहास की किताबों से गायब रह जाता है। रामेश्वर नाथ काव ने यही चुना। उन्होंने ताकत को चुना, पहचान को नहीं। उन्होंने नतीजे को चुना, तालियों को नहीं। आज जब हम किसी जासूसी की फिल्म देखते हैं, जब पर्दे पर कोई एजेंट बड़े धमाकों के बीच हीरो बनकर निकलता है, तो शायद हमें एक पल के लिए रुककर यह सोचना चाहिए,
असली जासूसी की दुनिया में न संगीत बजता है न तालियां गूंजती हैं। वहां सिर्फ खामोशी होती है, और वह खामोशी कभी-कभी एक पूरे देश का भविष्य तय कर देती है। यह सिर्फ रॉ की कहानी नहीं है, यह उस खामोशी की कहानी है जिसमें इतिहास ज्यादा बदलता है।